नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। हमारे आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस देख लेते हैं। हमारे आज के वीडियो में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग और ICMR जैसी संस्थाओं का नाम आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं इंडियन रेलवे की। भारतीय रेल विभाग ने अगले 10 दिन के दौरान देश भर में 2600 और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। इससे लगभग 36 लाख लोगों को सुविधा होगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कल नई दिल्ली में बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 1 मई से 45 लाख से ज़्यादा लोग अपने पैतृक स्थानों पर पहुंचे हैं। तो रेलवे ये काम बड़ी अच्छी तरह से कर रहा है। रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की थी। श्री यादव ने बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां जो हैं वो 2 राज्यों की सहमति के बाद एक शहर से दूसरे शहर तक चलाई जा रही हैं। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की 12 तारीख तक 15 पेयज नई रेलगाड़ियों की शुरुआत करने की बात की है और अगले महीने की 1 तारीख से 200 रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। रेल विभाग ने इस साल 1 अप्रैल से 22 मई तक 97 लाख टन से ज़्यादा खाद्यान्न का परिवहन किया है। श्री यादव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रेल विभाग ने लोगों को 47 लाख से ज़्यादा मुफ्त भोजन के पैकेट वितरित किए हैं और ये भोजन पैकेट जो हैं वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक गरीबों, बच्चों, प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए लोगों और ज़रूरतमंद लोगों में बांटे गए। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे कार्यशालाओं में 1,20,000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम PPE बोलते हैं, वे किट और 1,40,000 लीटर के आसपास सैनिटाइजर बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की। जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी वो कल से शुरू हो जाएंगी। हमारा जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक यात्री विमान शुरू में टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगे। तो कमर्शियल जो उड़ानें होंगी वो टर्मिनल 3 से शुरू होंगी। गृह मंत्रालय लॉकडाउन के कारण इस बारे में कुछ रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी कर चुका है। ये गाइडलाइन देख लेते कौन कौन सी हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें टर्मिनल 3 से संचालित होंगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ से बचने के लिए एयरलाइनों को अलग अलग एंट्री गेट्स, सेल्फ चेकिंग मशीन और चेकिंग बेस का आवंटन किया गया है। अब देखते हैं किस किस को कौन सा आवंटन हुआ है। विस्तारा और इंडिगो के जो यात्री होंगे वो टर्मिनल 3 के गेट संख्या 1 से और 2 के माध्यम से हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकेंगे। एयर एशिया और एयर इंडिया के यात्री वे जो एंट्री गेट नंबर 3 है और 4 है उसका उपयोग कर सकेंगे। स्पाइस जेट और गो एयर उसके जो पैसेंजर्स होंगे वो गेट संख्या 5 से हवाई अड्डे में एंट्री कर सकेंगे। सैनिटाइजेशन और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए विषाणुरोधक UV मशीनों समेत दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव कदम उठाए हैं। यात्रियों को टच फ्री बोर्डिंग के लिए ऑनलाइन वेब चेकिंग को अनिवार्य बनाने के साथ ही स्वचालित बोर्डिंग पास मशीनें भी लगाई गई हैं। तो यहाँ पर कोई टच करने की जरूरत ना पड़े, इसका भी इंतजाम किया गया है। यात्रियों को एक जगह एकत्रित ना होने देने के उद्देश्य से और उनकी यात्रा सहज बनाने हेतु हवाई अड्डे पर खाने पीने और खुदरा दुकानें भी खुली रखी गई हैं। नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से देश भर में उड़ान सेवाएं रद्द कर दी गई थी, जो कल से 2 महीने के अंतराल के बाद शुरू करने की प्लानिंग चल रही है अभी। बढ़ते आगे, बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात से 4 और ओमान से 3 विशेष विमानों से कल 1000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। इस अभियान के तहत परसों करीब 1200 प्रवासी भारतीय गल्फ कंट्रीज से स्वदेश वापस लाए गए। मिशन के तहत एक विमान दुबई में फंसे 177 लोगों को लेकर कल रात 9:30 बजे बेंगलुरु पहुंचा। बढ़ते आगे, बात करते लॉकडाउन के बेनिफिट्स की। सरकार ने कहा है कि नेशन वाइड लॉकडाउन के फैसले से देश में कोविड-19 के फैलाव पर रोक लगाने में मदद मिली है। कोविड-19 से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित एम्पावर्ड ग्रुप्स में से एक के अध्यक्ष VK पॉल ने बताया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कोविड-19 मरीजों के दोगुना होने की जो दर थी वो 3.4 दिन थी, जो अब बढ़कर 13.3 दिन हो गई है। यानी पहले 3.4 दिन के अंदर कोरोना के मरीज डबल हो रहे थे, अब वो 13.3 दिन में डबल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन के 80% मामले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। ये खबर हमने कल भी कवर की थी।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 से संबंधित विशेष ढांचागत सुविधाएं तैयार की गई हैं और जांच की क्षमता बढ़ाई गई है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि 11 करोड़ से अधिक लोग आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग कर रहे हैं और टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कुल 51,784 लोग स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की जो रेट है वो 41.39% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3250 रोगी ठीक हुए हैं और कोरोना के 6,654 नए मामले भी सामने आए हैं, जिससे देश भर में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 1,25,101 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश भर में पिछले 24 घंटों में 137 मौतें हुई हैं और इससे हुई टोटल डेथ 3,720 हो गई हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि मलेरिया की जो दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके सेवन से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जो आशंका है वो कम हो जाती है। आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग पर एक रिवाइज्ड परामर्श जारी किया है। नई दिल्ली स्थित 3 केंद्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा की गई जांच से संकेत मिलता है कि जिन चिकित्सा कर्मियों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ली उनमें उन लोगों की तुलना में कोरोना इन्फेक्शन विकसित होने की संभावना कम पाई गई जो इसे नहीं ले रहे थे। एम्स न्यू दिल्ली में 334 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने वालों में कोविड-19 इन्फेक्शन की आशंका कम है। तो कहीं ना कहीं ये असर कर रही है दवा। मौजूदा सबूतों के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सुरक्षित है और उसके कुछ लाभकारी प्रभाव भी हैं। इस दवा के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव होने की दशा में डॉक्टर से सलाह लेने की बात की गई है। बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत योजना की। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप राहत उपलब्ध कराना है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली के साथ एक बातचीत में बताया कि सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को आसान ऋण वितरित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि योजना के तहत घोषणाओं का जो उद्देश्य है वो देश भर में निर्बाध आर्थिक गतिविधियों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। इस अभियान के वित्तीय पहलू के बारे में उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज न केवल लोगों को तत्काल कैश उपलब्ध कराएगा बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाकर मांग भी बढ़ाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने ठीक समय पर सही फैसला लिया है और बाजार की उधारी और ऋण चुकाने पर स्वैच्छिक रोक लगाने का निर्णय लिया है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। हमारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि करीब 5 महीने के अंतराल के बाद हुनर हाट जो हैं वो सितंबर में फिर से खुल जाएंगे। तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हुनर हाट जैसी चीज़ें शुरू की गई हैं जिसे सितंबर में फिर से खोलने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से हुनर हाट बंद पड़े थे और अब लोकल से ग्लोबल के नारे के साथ इन्हें फिर से खोला जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में जो हस्तशिल्पी हैं वो भाग लेंगे। श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट आम लोगों के एम्पावरमेंट का माध्यम बन गए हैं और देश भर में 5 लाख से अधिक हस्तशिल्पियों, खान पान विशेषज्ञों और अन्य को पिछले 5 वर्षों में से रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हुनर हाट बड़े लोकप्रिय हुए हैं और हाथ से बनी स्वदेशी वस्तुओं का केंद्र बनकर उभरे हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली, प्रयागराज, भोपाल, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और लखनऊ समेत कई स्थानों पर हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के साथ टेलीफोन पर बात की। श्री मोदी ने मॉरिशस में कोविड-19 पर सक्सेसफुली काबू पाने के लिए श्री जगन्नाथ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच साझा संस्कृति और जीवन मूल्यों पर आधारित विशेष और प्रगाढ़ संबंध हैं और भारतीय मुश्किल समय में मॉरिशस के अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहेंगे। श्री जगन्नाथ ने ऑपरेशन सागर के तहत औषधियों और 14 सदस्यीय चिकित्सा दल के साथ INS केसरी को मॉरिशस भेजने के लिए श्री मोदी का धन्यवाद दिया। हमने अपनी 11 मई वाली न्यूज़ में इस बात को कवर किया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षे के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि श्रीलंका उनके नेतृत्व में कोविड-19 से प्रभावी रूप से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी और इसके आर्थिक प्रभाव से निपटने में श्रीलंका की सहायता करता रहेगा। बढ़ते आगे बात करते हैं साइक्लोन अम्फुन की। चक्रवाती तूफान से प्रभावित वेस्ट बंगाल में बचाव अभियान के लिए विभिन्न स्थानों पर NDRF के 10 अतिरिक्त दल तैनात किए जाएंगे। फिलहाल राज्य में तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में NDRF के 26 दल तैनात हैं और 6 जिलों में नए दलों की तैनाती के साथ
कुल दलों की संख्या 36 हो जाएगी। तो यानी कि 10 नई और टीम्स जो हैं वो जाने वाली है वहाँ पर। उधर कोलकाता में आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की बहाली के कार्यों में सेना को भी लगाया गया है। सेना की 5 टुकड़ियां नागरिक प्रशासन की सहायता कर रही हैं। राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाएं बहाल करने के लिए रेलवे, बंदरगाह और निजी क्षेत्रों को भी उपकरण और कार्य दल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान से राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 6 जिलों के लगभग 73 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अब तक कुल 86 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। बात करते हैं कोविड-19 पर ट्रीटमेंट के बारे में। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा। उन्होंने बताया कि WHO का कहना है कि सारी दुनिया के लिए एक अच्छा वैक्सीन उपलब्ध होने में कम से कम 18 महीने लगेंगे। तो यहाँ पर एक हमारे लिए कुछ डराने वाली न्यूज़ है ये। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने चेतावनी जारी की है कि कोविड-19 के कारण नियमित रूप से होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम में बाधा के कारण 1 साल से कम आयु के बच्चों में डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो जैसी बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ठहराव आ गया है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी उसी में से एक है। इस साल मार्च में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अस्थायी तौर पर टीकाकरण अभियान रोकने का सुझाव दिया था, लेकिन WHO अब इसे फिर से शुरू करने के बारे में सभी देशों को दिशा निर्देश जारी कर रहा है। बात करते हैं भारतीय डाक की। लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग चिट्ठियों के अलावा दवा, आर्थिक सहायता, भोजन और राशन घर घर तक पहुंचा रहा है। देश भर में 1,56,000 डाकघर हैं और संकट की इस घड़ी में डाक विभाग कोरोना योद्धा बनकर उभरा है। तो हमारे कोरोना वॉरियर की तरह ही काम कर रहा है अभी डाक विभाग। देश के दूर दराज के इलाकों में भी डाक विभाग जरूरी चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करा रहा है। 2000 टन से अधिक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण अब तक पहुंचाए जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 85 लाख लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस दौरान डाक विभाग सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रख रहा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के खातों में 1000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कई राज्यों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने कोयम्बटूर के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग द्वारा आयोजित डिजिटल डिस्कशन में भाग लिया। ये जो डिस्कशन हुई थी इस वर्ष के जैव विविधता दिवस के मुख्य विषय अर्थ सॉल्यूशंस आर इन नेचर, इस पर केंद्रित थी। इसमें कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति के संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा हुई। जाने माने पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर कन्नन वोटिया ने केरल के पारंपरिक वन वाटिका के बारे में बताया, जो जैव विविधता संरक्षण का विशेष उदाहरण है। तो दोस्तों इतिहास की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 24 मई है। 24 मई 1875 को सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की गई। ये कॉलेज ही आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो आज हमारे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी जो जड़ें हैं वो यहीं पर हैं। 24 मई 1902 को ब्रिटेन में पहली बार एम्पायर डे मनाया गया। आगे चलकर 24 मई 1959 को इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे कर दिया गया। 24 मई 1915 को अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन ने टेलीफोन बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया। ये कोई मशीन होगी शायद। 24 मई 1930 को इंग्लैंड की एमी जॉनसन अकेले उड़ान भरते हुए इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया पहुंची और वे ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने ये उड़ान 5 मई को शुरू की थी। हमने 5 मई वाले वीडियो में भी स्टैटिक फैक्ट को कवर किया था। 24 मई 1970 को रूसी इंजीनियर्स ने वर्ल्ड के सबसे गहरे होल द कोला सुपर डीप बोर होल को ड्रिल करने की शुरुआत की। ये जो होल है ये 12,262 मीटर गहराई तक ड्रिल किया गया है। तो दुनिया का सबसे गहरा होल यही है। 24 मई 1993 को ईस्ट अफ्रीका का एक देश है इरिट्रिया, उसने 30 सालों के सिविल वार के बाद इथियोपिया से स्वतंत्रता प्राप्त की। 24 मई 2001 को नेपाल के 16 वर्षीय शेरपा तेम्बा शेरी जो हैं वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले वर्ल्ड के सबसे युवा व्यक्ति बने। उसके अलावा 24 मई 1543 को पोलैंड के मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस जो हैं उनकी डेथ हुई थी। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू दोस्तों, बाय।